मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो क्लास विथ अनिल वर्मा सर। स्टूडेंट्स, हम लोग अब जो चैप्टर है वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत का लास्ट वीडियो पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें अच्छे से पढ़िएगा। तो पहला टॉपिक है सेक्स डिटरमिनेशन, लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण होता क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा बनते हैं, ठीक है, वही लिंग निर्धारण है। लिंग निर्धारण होता कैसे है, इसको भी जानेंगे, ठीक। तो जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है, यह गुणसूत्रों पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव में अगर बात करें, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? 23 जोड़ी, द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स 23, ठीक है। और चाहे वो नर हो या मादा, ठीक है। अगर नर है, जिसमें से नर की बात करें, मेल की बात करें और फीमेल की बात करें, तो मेल यानी नर, फीमेल यानी मादा। दोनों में देखा जाए गुणसूत्रों की व्यवस्था कैसी होती है, तो 22XX प्लस XY। इसको पहले आप देखिए, तो इसमें भी 22XX प्लस XX होता है। 22 मैंने टोटल 23 जोड़ी को दो भाग में बांट दिया है। प्रथम 22 जोड़ी अलग और 23वां जोड़ी अलग मैंने कर दिया, वही इधर भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो प्रथम 22 जोड़ी होते हैं उन्हें हम दैहिक गुणसूत्र कहते हैं, ऑटोसोम्स दैहिक गुणसूत्र। और जो 23वां जोड़ी है उसके बारे में बताते हैं। इसमें भी प्रथम 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होता है वो क्या है? दैहिक गुणसूत्र है। 23वां जोड़ी जो है इसमें XY होता है और इसमें XX होता है, ठीक है। आए बात समझ में? और इसे कहते हैं लिंग गुणसूत्र या लैंगिक गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र इसे भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये बताते हैं। लिंग गुणसूत्र वो इसलिए कहते हैं क्योंकि यही गुणसूत्र, 23वां जोड़ी गुणसूत्र ही लिंग का निर्धारण करता है। यही गुणसूत्र ही बनाते हैं लड़का या लड़की, ठीक है। कैसे, ये आगे जानते हैं। एक बात तो कंफर्म कर लीजिए कि पुरुषों में 23वां जोड़ी गुणसूत्र का जो जोड़ा है वो XY है और इसमें क्या है? XX है, ठीक है। चलिए बताते हैं कैसे नर और मादा यानी लड़की और लड़का बनते हैं, ठीक है। मान लिया यह कोई पुरुष है। अब ये 22XX से कोई मतलब नहीं है। मान लिया XY और XX, ये क्या है? मेल है। देखने से पता चला रे क्या है? फीमेल है। बार बार मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि लिखा ही है, ठीक है। तो हमको जो क्रॉस होगा उस क्रॉस में हमको सिर्फ लिंग गुणसूत्र से मतलब है। लिंग निर्धारण होने जा रहा है, यानी कि कौन जो है डिटरमाइन होगा यहाँ पर कि कौन लड़का बनेगा कौन लड़की, और कितना कितना बनने की संभावना होती है, इसको जानते हैं। तो देखिए, या याद कीजिए पीछे जैसे क्रॉसिंग हो रही थी, इससे वैसे कराना है। यह X पहले इस X के साथ, फिर यही X इस X के साथ, अब बचा Y। यह है Y इस X के साथ, अब यही Y इस X के साथ। तो पहला X वाला XX, फिर यही X इस X के साथ XX, ठीक है। और ये Y XY और यहाँ भी XY। तो ये क्या है? जनक है। जनक में माता पिता या मेल फीमेल, ठीक है। और ये क्या है? इनकी संतानें हैं। क्या है? संतान।
तो संतान जो है इसमें हमने क्या देखा, जहाँ एक्स एक्स रहेगा वो क्या रहेगा, मादा, यानी ये लड़की हो गई, ये भी लड़की, लड़की लड़की, और यहाँ क्या, लड़का लड़का, क्योंकि इस दोनों में एक्स वाई एक्स साथ वाई प्रेजेंट, जैसे वाई प्रेजेंट होगा बस क्या हो जाएगा, वो लड़का हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, दो लड़का दो लड़की, यानी कि दो इधर दो उधर, मतलब आधा लड़की और आधा लड़का होने की संभावना होती है लिंग निर्धारण में, ठीक है, F1 में, ठीक। तो इस प्रकार से ये है लिंग निर्धारण। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो कि सामाजिक अपराध में आता है, लोग कुछ परिवार के ऐसे सदस्य होते हैं जो बहू आती है तो उसके द्वारा लड़का न उत्पन्न होने पर उसको दोषी बनाते हुए, ताने बाने देते हुए सामाजिक अपराध करते हैं, उसको दोषी बनाते हैं और उसको तमाम प्रकार के उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस स्त्री से लड़का पैदा नहीं होता उसके लिए भी पुरुष ही जिम्मेदार है। यदि लड़की ही बार बार पैदा हो रही है तब भी उसके लिए पुरुष ही जिम्मेदार है। यहाँ आप स्पष्ट रूप से इस क्रॉसिंग के द्वारा ये बात समझ सकते हैं, क्योंकि वाई प्रेजेंट किसमें है, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ पिता है, यहाँ माता है, तो वाई प्रेजेंट किसमें है, पिता में। वाई पर ही डिपेंड करता है कि वाई किसे जो है फ्यूज करेगा, ठीक है, वाई, ठीक है। अगर एक्स ही स्त्री के एक्स में, वो तो ऑलरेडी एक्स एक्स है, लड़की तो वो ऑलरेडी है, उसका क्या दोष है। पुरुष का जो स्पर्म है उसका कौन सा जीन जाता है, एक्स जाता है कि वाई जाता है, ये तो डिपेंड करता है पुरुष पर। वाई ही जिम्मेदार है लड़का पैदा होने का, तो वाई जब नहीं फ्यूज किया इसके एक्स को तो जिम्मेदार कौन होगा, पुरुष ही होगा ना। इसलिए कभी भी यह अपराध नहीं होना चाहिए। आप शिक्षित बने, समझदार बने, ठीक। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्स डिटरमाइनेशन इन हनी बी, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। स्टूडेंट्स ये बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है। क्यों? क्योंकि मधुमक्खी जो होती है ना, वो जो जनन करती है वो इस प्रकार का जनन है, द्विगुणित अगुणित, यानी हैप्लॉइड हैप्लॉइड रिप्रोडक्शन। एक अजीब लग रहा होगा अपने आप में, द्विगुणित अगुणित। क्यों? क्योंकि पहले तो आप ये जाने कि मधुमक्खी होती कितने प्रकार की है। मधुमक्खी 3 प्रकार की होती है, श्रमिक, रानी और ड्रोन, ठीक है। श्रमिक मधुमक्खी में 32, रानी में भी 32, परंतु ड्रोन में 16 गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं। जो पता क्या चल रहा है कि जिसकी संख्या बात करें तो 16 जोड़ी, लेकिन यह 16 जोड़ी नहीं है, ये एक ही 16 है टोटल, मतलब इसका आधा है। तो इसका मतलब 32 2n माना जाएगा और 16 n माना जाएगा, ठीक है। यानी कि जो ड्रोन होता है वो टोटल वह हमेशा क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है, जबकि श्रमिक और रानी मक्खी क्या होती है, डिप्लॉइड होती है, ठीक है ना, 2n में है, ठीक है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड तो आपको कई बार बढ़िया से बताया गया है। अब चलिए बात करें कि इसमें जो है श्रमिक और रानी, श्रमिक तीनों के बारे में जानें। श्रमिक जो होती है वो बहुत सारा श्रम मेहनत करके वस्तुओं को कलेक्ट करती है और रानी उसका यूज करती है, ठीक है। और रानी जो होती है उसका काम है जो है इन सबको जन्म देना, इनको जन्म देना, ठीक है। और ड्रोन जो होता है, ड्रोन रानी के साथ क्या करेगा, जो है सेक्स करेगा, जिससे इनसे संतान उत्पन्न हो। तो चलिए, तो रानी जब भी सेक्स करेगी तो ड्रोन से ही करेगी। तो जब रानी ड्रोन से सेक्स करेगी यानी 2n का सेक्स किससे होगा, n से होगा। जब 2n का सेक्स n से होगा तो 2n मतलब डिप्लॉइड और n मतलब हैप्लॉइड, इसलिए यह डिप्लॉइड हैप्लॉइड रिप्रोडक्शन है,
ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो चलिए मान लिया क्वीन है 2n, क्वीन क्या है 2n और ड्रोन क्या है n है, ठीक है। तो पहले ये दोनों जनक हैं, तो क्वीन क्या करेगी अर्धसूत्री विभाजन, ध्यान देंगे, क्वीन अर्धसूत्री विभाजन करके अपनी गैमेट बनाएगी nn, लेकिन ड्रोन में n ही प्रेजेंट है, तो ये अर्धसूत्री का सवाल नहीं पैदा होता है, क्योंकि n अर्धसूत्री अगर होगा तो n/2 यानी कि हाफ n/2 ऐसा होता कभी नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, यह है समसूत्री विभाजन यानी मिटोसिस करेगा और n बनाएगा, ठीक है। तो इसके ये अपने गैमेट हैं। अब किसी एक गैमेट का आप क्या कराएंगे क्रॉसिंग कराएंगे, तो क्या होगा यहाँ पर 2n बनेगा। 2n मतलब यहाँ पर देखिए 2n कौन है, 2n श्रमिक हो सकती है अथवा रानी हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जब भी इनसे जब भी पैदा होता है तो 2n ही पैदा होता है, और 2n जब भी पैदा होगा तो इसका मतलब श्रमिक या रानी पैदा होगी, क्योंकि 2n श्रमिक और रानी में ही होता है, n नहीं होता है। तो सवाल ये हुआ कि n कैसे पैदा होता होगा, ठीक है। तो यह प्रकृति की बड़ी अजीब रचना है। वह होता क्या है कि रानी मक्खी में इतनी क्षमता होती है, रानी मक्खी में इतनी क्षमता होती है कि वह बिना प्रजनन किए वह जो है संतान को जन्म दे सकती है, और जब बिना प्रजनन के संतान को जन्म देती है तो जब भी इस तरह की घटना होती है रानी मक्खी के साथ, तो वो n वाली संतान ही पैदा करती है, यानी हेप्लॉइड ही पैदा करती है। और हेप्लॉइड यानी n वाली संतान कौन होगी, ड्रोन, मतलब अनिषेक जनन करके, अनिषेक जनन पैथोनोजन करके, रानी मक्खी के अंदर क्षमता है कि पैथोनोजन करके वह ड्रोन मक्खी को जन्म दे सकती है। इससे एक बात और स्पष्ट होता है कि जो ड्रोन होता है, ठीक है, जो ड्रोन मक्खी है वो नर है, तो नर मधुमक्खी के पिता नहीं होते और इनसे पुत्र नहीं हो सकते, परंतु दादा होते हैं और पोते भी हो सकते हैं। मेरी इस बात पर थोड़ा विचार करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइए। तो यह है मधुमक्खी में जो है सेक्स डिटरमाइनेशन, ठीक। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करेंगे म्यूटेशन, उत्परिवर्तन का। उत्परिवर्तन होता क्या है, ठीक है, किसी जीव में होने वाला वह अचानक परिवर्तन, ठीक है, किसी जीव में होने वाला अचानक परिवर्तन या विभिन्नताएं आ जाए, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवों में बदलाव आते हैं, यानी कि जीव में एक अलग बदलाव आता है जो उसके माता पिता में था लेकिन उसमें नहीं पता चले कि उस संतान में पता चला, आते हैं और वंशागत होते हैं, ठीक है, आते हैं और वंशागत होते हैं, यानी कि फिर ये वंश में जाता रहेगा, लेकिन असतत रूप से, असतत में लगातार नहीं, जैसे एक पीढ़ी में दिखा तो जरूर नहीं कि अगली पीढ़ी में भी दिखे, फिर हो सकता है कि यह पीढ़ी छोड़कर अगले पीढ़ी में दिखे, ठीक है। और इसका जिम्मेदार कौन होता है, जीन विनिमय, जीन विनिमय के कारण ऐसा होता है, और भी इसके कारण है, ठीक है। तो किसी जीव में होने वाला अचानक परिवर्तन या विभिन्नता जिसके परिणाम स्वरूप जीवों में बदलाव आते हैं, यह क्या है, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन है, जिसकी खोज 1901 में ह्यूगो डी ब्रीज ने किया था। किसने किया था, ह्यूगो डी ब्रीज ने, ठीक है। अब उत्परिवर्तन के कारण को अगर देखा जाए तो पहली बात तो बता दें कि उत्परिवर्तन जिसके कारण होता है उसे म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। उत्परिवर्तन जिन कारणों से होता है उन सभी कारणों को क्या कहेंगे, म्यूटेशन। और उत्पन्न बदलाव, जो नया चेंजिंग आया, जो नया लक्षण दिखा, वो क्या कहलाएगा, म्यूटेंट, ठीक है। किन कारणों से होता है, पराबैंगनी किरणों के कारण, अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं, ठीक है, वो जो है क्रोमोसोम्स पर बैड इफेक्ट डालते हैं, जिसके कारण उत्परिवर्तन होता है। डीएनए खंड की कमी, या डीएनए खंड हट जाए, कमी हो जाए, हट जाने से कमी होती है, या बढ़ जाए, ठीक है, डीएनए खंड में कोई बढ़ोतरी हो जाए या विगुणन में, ठीक है, तो इस कारण से भी क्या होता है, उत्परिवर्तन होता है। और डीएनए के एकल क्षार युग्म में, आप लोग पढ़े होंगे, क्षार पढ़े थे ना, तमाम क्षार थे जो है पिरामिड्स में, ठीक है, तो क्षार युग्म में भी यदि परिवर्तन होता है तब भी म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे अनुवांशिकी विकार क्या होते हैं। अनुवांशिकी विकार, ठीक है, यानी कि पीढ़ी में जो कुछ नया रोग आ जाए, ठीक है, पीढ़ी में कोई रोग आ जाए और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे, वही क्या है,
अनुवांशिकी विकार है। ये दो प्रकार का हो सकता है, मेंडलीय विकार और क्रोमोमियर विकार। तो मेंडलीय विकार क्या होगा और क्रोमोमियर विकार क्या होगा? क्रोमोसोमीय विकार। तो क्रोमोसोमी विकार, क्रोमोसोम वर्ड से स्पष्ट यानी गुणसूत्र पर आधारित होगा। ये गुणसूत्र के कारण यह विकार उत्पन्न होगा, जबकि मेंडल ने कारक नाम लिया था, जीन का नाम लिया था। ठीक है, तो यह है जीन के कारण जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या होगा? मेंडलीय विकार होगा। ठीक है, मेंडलीय विकार के एग्जाम्पल है, बहुत बार परीक्षा पूछा हुआ है, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया, वर्णांधता, थैलेसीमिया। जबकि क्रोमोसोमी विकार में डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, आइए सब पर संक्षिप्त वर्णन देखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहले हम पढ़ेंगे मेंडलीय विकार, जिसका पहला एग्जाम्पल है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में हीम वर्ड लगा है, हीमोग्लोबिन से संबंधित है, यानी ब्लड की बात होगी। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि यह रोग जो होता है इसमें कहीं कट जाए, जख्मी हो जाए, चोट लग गया, तो जब ब्लड बहना शुरू होता है तो ब्लड रुकने का नाम नहीं लेता, बहता ही जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड में जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, जो इन्हें जमाने का काम करता है। ठीक है, ब्लड को जमाने का जो काम करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन एक प्रकार की प्रोटीन है, यह इसमें ऐसे रोगियों में नहीं पाई जाती। ठीक है, इसी वजह से ऐसे रोगी में रक्त के जमने की क्षमता जो होती है समाप्त हो जाती है, यानी कि जहाँ कट गया वहाँ, अभी आप देखिए कट जाता होगा तो आप कोई दवा न लगाएं, थोड़ा सा यदि कटा है हल्का सा तो वहाँ पर अपने आप जो है ब्लड बंद हो जाता है, वहाँ देखेंगे पपड़ी जैसा जम जाता है। ठीक है, तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन के कारण होता है, जो हीमोफीलिया वाले मरीजों में नहीं रहता। ठीक है, इसी वजह से इनके ब्लड कभी रुकते नहीं हैं कट जाने पर। ठीक है, तो ये है हीमोफीलिया, जो कि क्या है? मेंडलीय विकार है। यह जीन के कारण उत्पन्न होता है, जीन में डिस्टर्बेंस होने से। ठीक है, प्रायः स्त्रियां ही इसकी जो है रोगवाहक होती हैं। रोगवाहक मतलब जो रोग ढोती हैं। ठीक है, जिनसे उनके संतानों में रोग जाता हो। इसका एग्जाम्पल हीमोफीलिया रानी विक्टोरिया को हुआ था। याद कर लीजिए, हीमोफीलिया रानी विक्टोरिया। ठीक है, दोनों मिलता जुलता वर्ड है, ये यहाँ पे याद कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा है दात्र कोश का अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया यह अलिंगी क्रोमोसोम्स पर अप्रभावी लक्षण वाला अनुवांशिकी विकार है। यानी कि अलिंगी मतलब वही जो 22 तक क्रोमोसोम्स थे उनमें। ठीक है, लिंगी वाला गुणसूत्र ये लिंगी गुणसूत्र को छोड़कर किसी में। ठीक है, और किसमें? 11वें क्रोमोसोम्स 11वें पर पाए जाने वाले HBB हीमोग्लोबिन में म्यूटेशन के कारण ऐसा होता है। क्या? दात्र कोश का अरक्तता। इसमें होता क्या है कि जो कोशिका होती है ना, जो सेल होती है ब्लड की, वो क्या होती है कि जो RBC है, ठीक है, वह गोल से, जो कि उभयावतल होती है, वह गोल से क्या होती है? हंसिया के आकार की हो जाती है। सिकल वर्ड आया ना, हंसिया के आकार की हो जाती है, जिसके कारण मनुष्य को जो है बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सिकल सेल एनीमिया रक्त की वो बीमारी है जिसमें रक्त के कण अपना आकार साधारण से बदलकर हंसियाकार हो जाते हैं और रक्त के बहाव में रुकावट डालते हैं। रक्त के बहाव में यानी रक्त सही ढंग से बहने नहीं पाता, परिणाम स्वरूप बहुत दर्द होता है। ठीक है, जहाँ जहाँ भी रक्त बहता है वहाँ पर बहुत दर्द होता है। गंभीर परिस्थिति में रक्त को बदलवाना भी पड़ जाता है, नहीं तो व्यक्ति मर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है दात्र कोश का अरक्तता। ठीक है, जो क्रोमोसोम 11 पर पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन में म्यूटेशन के कारण होता है। ठीक है, अगर बात करें इस रोग के टेस्ट की, तो इसमें हीमोग्लोबिन टेस्ट तथा CBC कराना चाहिए, टोटल काउंट। ठीक है, टोटल काउंट ऑफ सेल्स का होता है CBC, वो होता है, डॉक्टर्स करते हैं, जिससे ये सिकल सेल एनीमिया का पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है फिनाइलकीटोनुरिया, मेंडलीय विकार
नेक्स्ट है फिनाइल कीटोनुरिया तीसरा, जिसके खोज करता है ए कोलिन। यह उपापचय से संबंधित रोग है। ठीक है, उपापचय वर्ड जब भी नाम है तो एंजाइम का जरूर नाम आएगा। ठीक है, तो एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रॉक्सिलेज, फिनाइल एलेनिन हाइड्रॉक्सिलेज यह एक एंजाइम है। इस रोग में इसका निर्माण नहीं होता। इस रोग में फिनाइल कीटोनुरिया में फिनाइल एलेनिन हाइड्रॉक्सिलेज एंजाइम का निर्माण नहीं होता, जिससे फिनाइल एलेनिन का पाचन ही नहीं हो पाता। और जब फिनाइल एलेनिन का पाचन नहीं हो पाता, ठीक है, जब ये नहीं रहेगा तो निश्चित है पाचन नहीं होगा। ठीक, और ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ऑटोसोम 12 पर प्रेजेंट अप्रभावी जीन के कारण यह रोग उत्पन्न होता है। कौन सा रोग? फिनाइल कीटोनुरिया। ठीक है, यह भी एक मेंडली विकार है, दिमाग में रखेंगे, मेंडली विकार चल रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगला हमारा मेंडली विकार है वर्णांता, कलर ब्लाइंडनेस। बहुत चर्चित है ये नाम। वर्णांता में जो वर्णांध पुरुष होता है, पुरुष ही होता है, ध्यान में रखेंगे। स्त्रियां बड़ी कम इसकी शिकार होती हैं, क्योंकि अभी आगे मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो पुरुष जो भी आप देखेंगे वर्णांध पुरुष हैं, वो लाल और हरे रंग का भेद नहीं कर पाते। अगर वो लाल देखेंगे तो वो जान नहीं पाएंगे लाल है, हरा देखेंगे जान नहीं पाएंगे हरा है। ठीक है, लाल को हरा, हरा को लाल समझ बैठते हैं। इस वजह से ऐसे लोग ऐसे जॉब्स नहीं कर सकते जिसमें इन रंगों की आवश्यकता पड़ती हो, जैसे ट्रैफिक पुलिस नहीं बन सकते। ठीक है, वो गार्ड नहीं बन सकते जो हरी झंडी दिखाता है बत्ती देखकर, क्या नाम है, वो ड्राइवर नहीं हो सकता ट्रेन का। ठीक है, क्योंकि वो जब हरी झंडी उसको दिखाया जाएगा तो समझ नहीं पाएगा, एक्सीडेंट करा देगा, हरी झंडी को लाल समझ बैठेगा। तो ऐसे लोग भर्ती नहीं हो सकते वर्णांध जो होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी लाल हरा अंधापन। अच्छा, वर्णांधा का एक नाम और है लाल हरा अंधापन रोग या प्रोटीन दोष या डेल्टोनिज्म। ठीक है, ऐसे लोग इस रोग के शिकारी लाल हरे रंग का भेद नहीं कर पाते हैं। ध्यान दें, इनका जीन एक्स क्रोमोसोम पर होता है, कभी भी होता है तो एक्स क्रोमोसोम पर होता है। ठीक है ना, अलिंगी गुणसूत्र में एक्स क्रोमोसोम पर होता है, वाई पर कभी नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, स्त्री तभी वर्णांध हो सकती है जब उसके दोनों एक्स में वर्णांधता हो। एक बात ध्यान रखेंगे, मैं आपको कहीं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर इस तरह से कहीं लिखा है तो यहाँ पर एक्स पर है ना, और ये वाई। पहली बात तो ये एक्स है और वाई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पुरुष है, पुरुष में अगर वर्णांधता का एक्स है तो पुरुष वर्णांध हो जाएगा। लेकिन अगर वह स्त्री में है, ठीक है, एक एक्स पर स्त्री में है, तो वह वाहक है। ध्यान देंगे, वाहक है, रोगी नहीं है उसकी। वो वाहक मतलब ढो रही है उस रोग को, लेकिन स्वयं उससे प्रभावित नहीं है। क्योंकि स्त्री के लिए वर्णांध वाला एक्स स्त्री के लिए अप्रभावी होता है। ठीक है, इस पर असर नहीं करेगा, लेकिन पुरुष पर यह असर करेगा। तो आप लोग याद कीजिए, पीछे बताया गया है मेंडल के तमाम नियमों में कि जब दोनों अप्रभावी प्रेजेंट हो जाते हैं तब लक्षण जरूर दिखाई देता है। लेकिन अगर ये दोनों प्रेजेंट हो जाए तो क्या होगा? तब स्त्री भी वर्णांध की शिकार हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेकर कि किससे किसका जो है तीन बात पर ध्यान देंगे। सामान्य, वाहक और ग्रसित। ठीक है ना। सामान्य का मतलब जिसमें कोई रोग हो ही ना। ठीक है, वाहक मतलब उसका जीन प्रेजेंट हो, रोग का जीन प्रेजेंट हो लेकिन उस पर असर ना दिखे। और ग्रसित मतलब रोग का असर दिखे जिस पर। ठीक है ना। तो तीन वर्ड पर ध्यान देंगे तो तीन ही प्रकार की संतान ही उत्पन्न होती है। चलिए देखते हैं कैसे कैसे। मान लिया सामान्य स्त्री कोई है, सामान्य स्त्री मतलब इस पर किसी भी प्रकार का जो है वर्णांध का जीन नहीं है, और वर्णांध पुरुष से उसकी विवाह हो जाए। स्त्री क्या है? सामान्य है, और पुरुष क्या है? वर्णांध है। तो देखते हैं संतान कैसे उत्पन्न होगी। तो यह एक्स इस एक्स के साथ, तो एक्स एक्स ये हो गया। ठीक है, और यह एक्स इस वाई के साथ, तो एक्स वाई ऐसा बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जब एक एक्स पर प्रेजेंट होगा, एक एक्स पर नहीं, तो पहली बात तो ये लड़की है। क्या है? लड़की है। ये कौन जानते ही लड़की बनेगी क्योंकि एक्स एक्स है,
दूसरी बात यह है कि ये लड़की तो बनी, लेकिन कैसी होगी? 3 बात मैंने बताया, वाहक, सामान्य और ग्रसित। ये क्या होगी? वाहक होगी। क्यों? क्योंकि इस लड़की पर यह अप्रभावी होता है। वर्णनता का जीन तो प्रेजेंट रहेगा लेकिन असर नहीं दिखेगा, ऐसे क्या होगा? वाहक कहलाएगा। और ये देखिए इस पर कोई कुछ नहीं दिख रहा है, ये लड़का है। क्या है? लड़का। और इस लड़के पर जीन एक्स पर कोई जीन वर्णनता का जीन नहीं आया है, अतः क्या होगा? सामान्य, क्योंकि मैंने बताया जिसमें जीन हो ही ना। अब बचा दूसरा, इसका फिर इस एक्स से कराइए तो एक्स एक्स, ठीक है, इस तरह से आएगा। और फिर एक्स वाई आएगा, एक्स वाई। देखिए फिर सामान्य लड़का पैदा हुआ, सामान्य लड़का। और यहाँ पर क्या होगा? यह फिर वही होगी, वाहक लड़की। यानी क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि यदि किसी सामान्य स्त्री का विवाह किसी वर्णांध पुरुष से कर दिया जाए तो उनमें उनके संतान में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रभाव ये पड़ेगा कि 2 वाहक लड़की जन्म लेगी, ठीक है, 2 मादा वाहक जन्म लेगी और 2 लड़का सामान्य जन्म लेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ऐसा देखा कि 2 सामान्य पुत्र जन्म लेंगे और 2 वाहक पुत्री जन्म लेगी। और अगर यहाँ पर फिर प्रश्न बन जाए कि यदि किसी वर्णांध पुरुष का वाहक स्त्री से विवाह हो जाए, यहाँ पर क्या था? स्त्री मतलब वर्णांध इसमें भी था, ठीक है, लेकिन पिछली बार सामान्य स्त्री से विवाह हुआ था, आपके और वाहक स्त्री से विवाह हो जाए तो क्या होगा उनके संतानों में? इसको देखते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए यह एक्स इस एक्स को तो एक्स ये जो मैं दिखा रहा हूँ सिंबल, ये वर्णांता का सिंबल मैं दिखा रहा हूँ। आप भी कोई भी सिंबल ले सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। उस पर आप जो किसी से अक्षर का सिंबल ले सकते हैं, स्टार बना सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। फिर यह एक्स इस एक्स से, तो एक्स इस तरह से है। क्यों? अब की बार हमने क्या देखा कि दोनों जीन पर अब की बार वर्णांतर मौजूद है, ठीक है ना। तो अब की बार जब दोनों पर होगा तो अप्रभावी है स्त्री के लिए, लेकिन दोनों जीन अप्रभावी हैं, इसलिए क्या होगा अब की बार वर्णांध स्त्री पैदा होगी, वर्णांध पुत्री पैदा होगी, जबकि पिछले वाले में ऐसा नहीं हुआ था। और फिर देखिए यहाँ पर एक ही एक्स पर नहीं, तो अभी जो आपने यहाँ पर क्रॉसिंग कराया तो उसमें आपने देखा ही था क्या हुआ था। तो ये क्या होगी? वाहक, ठीक है, वाहक पुत्री होगी, क्योंकि देखिए एक्स एक्स है। फिर चलिए अब ये y इस x से, तो x पर जीन फिर ऐसे कर देंगे, फिर ये x y, तो x y एकदम बिल्कुल सामान्य दिख रहा है, रोग नहीं है इसमें, सामान्य पुत्र है। ये क्या है? ये भी पुत्र है, लेकिन यह क्या होगा? वर्णांध होगा। क्यों होगा वर्णांध? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर y के साथ वर्णांता का x वाला जीन प्रेजेंट होगा तो वो क्या होगा? वर्णांध पुत्र होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो है इस तरह से फर्क पड़ता है। इसके अलावा अब इसी तरह से और भी आप क्रॉसिंग कराकर देख सकते हैं, ठीक। अब हमारा लास्ट मेंडली विकार है थैलेसेमिया, जिसका खोज प्रोफेसर पुली ने 1925 में किया था। यह भी एक आलिकी क्रोमोसोम संलग्न प्रभावी जीन रक्त विकार है। यह रक्त विकार है, ध्यान देंगे, रक्त में उत्पन्न होने वाला यह रोग है जो हीमोग्लोबिन के 2 चेन अल्फा और बीटा के प्रभावित होने से होता है, ठीक है। उसके जो जीन होते हैं वो प्रभावित होते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। यह विकार म्यूटेशन अथवा विलोपन के कारण होता है, ठीक है। यह विकार म्यूटेशन अथवा विलोपन के कारण होता है। एचपी के स्ट्रक्चर में 2 अल्फा चेन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक चेन मैंने नीचे बनाया है और एक चेन ऊपर बनाया है, तो नीचे वाला अल्फा चेन है और ऊपर वाला बीटा चेन मैंने बनाया, ठीक है ना। और 2 बीटा चेन होता है। इस आधार पर थैलेसीमिया 2 टाइप का हो जाता है। पहला होता है अल्फा थैलेसीमिया और दूसरा होता है बीटा थैलेसीमिया, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो है इनका इस तरह के हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है ना। इसमें देखिए ग्लोबिन जो बीच में सेंटर में हमने बनाया है और इस तरह से ये जो है 2 चेन होते हैं। इनके जीन जो है डिस्टर्ब होते हैं किसके कारण? जो है अल्फा और बीटा चेन के में म्यूटेशन अथवा विलोपन के कारण, ठीक है। आइए अब पढ़ते हैं हम लोग जो है क्रोमोसोमल विकार, जो अभी तक मेंडली विकार था, ठीक है। अब हम लोग क्रोमोसोमी विकार पढ़ेंगे, ठीक।
स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्रोमोसोमीय विकार पर विचार करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तीनों। क्रोमोसोमी में 3 पढ़ना है हमें, डाउन सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। तो चलिए पहले पे चर्चा करते हैं डाउन सिंड्रोम। यह 21वें जोड़ी में एक अतिरिक्त X आ जाता है। आप लोग जानते हैं ना ये चीज़ आप लोग जानते हैं ना। 22XX प्लस XX अगर है तो क्या है, मादा, और 22XX प्लस XY अगर है तो नर। ये तो आप जानते ही हैं। इसी पर गौर करिएगा। तो जो पहला वाला है वो इसमें परिवर्तन होगा, और शेष दो हैं, क्लिनेफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम, वो 23वें में परिवर्तन होगा, 23वें में। ठीक है, पहला वाला एक ट्रिक ऐसा मैं बता रहा हूँ जिससे आप कभी भूलेंगे नहीं। पहला वाला जो रोग है डाउन सिंड्रोम, वो 21वीं जोड़ी जो होती है, 22 के पहले की उससे जोड़ी होती है ना XX की, उसमें एक X बढ़ जाता है। सोचिए हम पढ़ क्या रहे, क्रोमोसोमीय विकार। क्रोमोसोमीय विकार का मतलब हुआ कि क्रोमोसोम की संख्या पर जब प्रभाव पड़ेगा तब इस प्रकार के विकार, इस प्रकार के रोग क्रोमोसोमीय विकार कहलाएंगे। तो जैसे यहाँ पर हो रहा है 21वें जोड़ी में केवल एक, ध्यान दें, केवल एक गुणसूत्र जोड़ी में नहीं आता है, केवल एक आता है, यानी कि वो रहना चाहिए 21XX, तो हो जाएगा 21 ट्रिपल X, और सब टोटल कितने हो जाएंगे 47, क्योंकि 46 प्रेजेंट होते हैं, तो टोटल कितने आएंगे 47। इस अवस्था में बच्चे का कद छोटा हो जाता है, ऐसा बच्चा मंद बुद्धि का हो जाता है, बुद्धि उसका जो है काम नहीं करता, कद भी छोटा हो जाता है, सिर गोल हो जाता है, जीभ मोटा हो जाता है, आंशिक रूप से मुंह लगभग हमेशा खुला रहता है, ऐसे खुला रहता है। ठीक है, तो ऐसे मंद बुद्धि बच्चे पैदा होते हैं। ऐसे बच्चों में जो रोग होता है उसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसका नाम डाउन सिंड्रोम इसलिए है क्योंकि इसकी खोज लैंगडम डाउन ने 1800, वैज्ञानिक लैंगडम डाउन ने 1866 में इसकी खोज की थी। ठीक, दूसरा है क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि देखिए मैंने बताया ना कि ये दोनों जो है वो 23वें पर प्रभाव डालेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि नर के 23वें जोड़ी में, यह रोग नर में ही होता है क्लिनेफेल्टर। ठीक है ना, 23वें जोड़ी में क्या होता है कि एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ जो है 23वां जोड़ी मैंने यहाँ पर दिखाया XX, यहाँ होता है XY होता है ना, इसी में एक बढ़ जाएगा, X और आता। जब एक X बढ़ जाएगा तो जानते हो क्या हो गया, वो थर्ड जेंडर हो गया। थर्ड जेंडर जानते होगे तुम लोग, ठीक है, पता कर लेगा, नहीं जानते हो तो। होता क्या कि इसमें जो टेस्टिस होता है, वृषण जो होता है, जो पुरुष का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है, उसका विकास ही रुक जाता है। जब उसका विकास रुक जाएगा, स्पर्म्स नहीं बनेंगे, तो जब स्पर्म्स नहीं बनेंगे तो उसके अंदर बांझपन का गुण आ जाएगा, यानी कि वो नपुंसक हो जाएगा। और दूसरी बात, इसके अंदर कुछ स्त्री के लक्षण आ जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि स्त्री के लक्षण जिन पुरुषों में आते हैं वो क्या होते हैं, थर्ड जेंडर होते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि 23वें जोड़ी में इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो टर्नर सिंड्रोम उन स्त्रियों में होता है जो बांझ होती है, जिनसे बच्चे पैदा नहीं होते, क्योंकि इनके भी 23वें जोड़ी गुणसूत्र में, ठीक है, इनके भी 23वें जोड़ी गुणसूत्र में एक X घट जाता है। अंतर ये है दोनों में 23वें की बात हो रही है, बट पुरुष वाले में एक बढ़ेगा, लेकिन 23वें में एक घट जाएगा, तो 46 गुणसूत्र होता है, तो अब कितना रह जाएगा, 45। ऐसी स्त्रियों में क्या प्रभाव देखने मिलता है कि उनका अंडाशय विकसित नहीं होता है। तो आप दिमाग में रखिएगा तमाम बातों को। अगर आपसे पूछा जाएगा टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित स्त्री में दुष्प्रभाव कहाँ पड़ता है, तो अंडाशय का विकास रुक जाता है, अंडाशय पर प्रभाव पड़ता है कि उसका विकास रुक जाता है। अंडाशय जब विकसित नहीं होगा तो ओवम नहीं बनेंगे, ओवम नहीं बनेगा तो स्त्री माँ नहीं बन सकती, अर्थात वह बांझ हो जाती है। ठीक है, तो ये है क्रोमोसोमीय 3 विकार, इन सबको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ये चैप्टर फिनिश हुआ। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। हम अच्छे से पढ़िए और मेहनत कीजिए। धन्यवाद।